मिस्री दरबार में साजिशें आम थीं। कई बार शहजादों, वजीरों या फौजी जनरल्स को ख़त्म करने के लिए रिवायती हथियार नहीं बल्कि इत्र के कतरे इस्तेमाल किए गए। मर्ग खामोश एक मखफूज खुशबू थी जो सिर्फ शाही खानदान के कातलों को दी जाती और इसकी बू चंपा के फूल जैसी थी। आज भी बाज़ खुफिया एजेंसियों और फौजी तहकीकाती इदारों ने परफ्यूम में जहरीले केमिकल मिलाकर मखसूस अहदाफ को बेअसर करने के तरीके इख्तियार किए हैं। वंडर्स नेवर सीन के मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। रात की तारीकी नील के किनारे खामोशी से बहती जा रही थी। चांद अपनी मध्यम रोशनी से दरियाए नील को चांदनी का फर्श बनाए हुए था। थीबिस के शाही महल की बुलंद फसीलों पर मशलें जल रही थीं और उनके नीचे मलका का जाती इत्र साज खुफिया तौर पर एक छोटी सी शीशी में आखिरी कतरे शामिल कर रहा था। ये कोई आम खुशबू न थी, ये सिकंतूरा थी, ऐसी खुशबू जो सिर्फ शाही दुश्मनों के खात्मे के लिए तैयार की जाती थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, इत्र साज नेप्रो को महल में इत्र बनाने की इजाज़त सिर्फ इसलिए मिली थी कि वो चुप रहना जानता था। वो जानता था कि हर खुशबू एक राज रखती है और कुछ खुशबुएं मौत की सांसें होती हैं। नेफ्रू ने ऊँटनी के दूध में अफ्यून, हीमलॉक और जहरीली बेलाडोना को मिलाया और आखिर में गुलाब की लतीफ़ खुशबू के चंद कतरे शामिल किए। एक लम्हे के लिए वो शीशी को सूंघने लगा। वो महक ऐसी थी कि कोई शक न करे, लेकिन असर ऐसा कि जानलेवा था। मलका ने उस इत्र को एक रेशमी रुमाल पर छिड़का और उसे एक शाही तोहफे के तौर पर अपने दुश्मन बादशाह को भेज दिया, जिसने उसे सूंघते ही कहा, ये खुशबू जन्नत की है। 3 दिन बाद वो बादशाह मर चुका था। सदियों बाद एक और मलका क्लियोपेट्रा जानती थी कि मर्द को जीतने के लिए सिर्फ फंक्शन ही काफ़ी नहीं, उसने इत्र को अपने सबसे बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कहा जाता है कि जब वो रोम के जनरल मार्क एंथोनी से मिलने गई तो उसकी कश्ती के बादबानों में ऐसी खुशबू रची थी कि पूरा दरिया मुअत्तर हो गया। वो खुशबू इंसान को सुरूर में ले जाती, सोचने समझने की सलाहियत कम करती और मुकम्मल तौर पर मदहोश कर देती। उसकी मुलाजमत पर मामूर इत्री साज एंक्सीनी ने खास जहरीले इत्र तैयार किए। उनमें ताखीरी असर होता, दुश्मन महीनों तक कमज़ोर पड़ता, जहरी तौर पर मफलूज होता और आखिरकार खुदकुशी कर लेता। क्या ये वाकई खुशबू थी या जहनों पर हुकूमत करने का कदीम तरीन तरीका? एक रोज फिरौन के दरबार में एक यूनानी सफ़ीर आया। वो मिस्र से तिजारती मुआहिदा करना चाहता था, मगर खुफिया तौर पर मिस्री खजाने की मालूमात चुरा कर ले जाना चाहता था। फिरौन के जासूसों ने इस मंसूबे को कबल अज़ वक्त पकड़ लिया, मगर कत्ल करना मसले का हल नहीं था। वो सिफाती असरात से बचना चाहते थे। यहाँ सुनहरी महक काम आई, एक ऐसी खुशबू जो सूंघने वाले को आहिस्ता आहिस्ता अंधा कर देती, फिर यादाश्त छीन लेती और आखिर में जिस्म को मफलूज कर देती। सफ़ीर को शाही शाये में मदऊ किया गया। उसकी नशिस्त पर एक सुनहरी खुशबू वाला रुमाल रखा गया, जिससे वो बार बार नाक से लगाता रहा। 3 दिन बाद वो काहिरा की गलियों में नंगे पांव भटक रहा था, अपनी यादाश्त खो चुका था। उसके सफारती साथियों ने समझा वो पागल हो चुका है। यूं मिस्र जीत गया बगैर खून बहाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, यहाँ पर अहम तरीन सवाल ये है कि ये जहरीले इत्र आखिर कैसे बनते थे? इनकी तरकीबें सिर्फ मखसूस ख़ानदानों में नस्ल दर नस्ल चलती थीं। हर खुशबू में अरोमाहाती जड़ी बूटियाँ जैसे दारचीनी, लौंग और गुलाब इस्तेमाल होता था ताकि खुशबू खुशनुमा लगे। इसके अलावा जहरीले पौधे जैसे बेलाडोना, हीमलॉक और जंगली अफ्यून भी इस्तेमाल होता था। इसके अलावा धातु में आर्सेनिक या सीसा जिस्मानी अज़ा को बंद करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। मिस्र के इत्र साज रूहानी मंत्र भी साथ में पढ़ते थे ताकि खुशबू सिर्फ दुश्मन पर असर करे। इन तरकीबों को लिखना मना था। एक इत्र साज ने गलती से तरकीब तहरीर की और अगली सुबह उसकी लाश इत्र खाने में पाई गई। उसके नाक में वही खुशबू थी जो वो बना रहा था। फिरौनी महल के अंदर हर दरबारी, हर वजीर और हर शाही खातून के पास इत्र का कोई न कोई राज ज़रूर होता। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुशबू सबसे आसान हथियार था, क्योंकि ये महक थी, खंजर नहीं। ये मदहोशी थी, चोट नहीं। ये खामोशी से मारती थी, चीखों के बगैर। एक दास्तान के मुताबिक वली अहद मेनकारा को कत्ल करने के लिए उसकी दुल्हन को जहरीली मेहंदी दी गई। वो मेहंदी ऐसी थी कि सुहाग रात को जब वली अहद ने उसकी कलाई चूमी
तो सांसें रोक गईं। सुबह महल में सिर्फ एक लाश थी और वो भी शहजादे की। जब जदीद दौर में आसार कदीमा के माहिरीन ने फिरौनों के मकबरे खोले तो उनमें से एक मखसूस महक निकली। ये सिर्फ संदल या लोबान की खुशबू न थी, बल्कि उसमें कुछ ऐसा भी था जो सांस लेना मुश्किल बना देता था। कई माहिरीन बीमार हो गए, कुछ को सांस लेने की शदीद तकलीफ हुई। बाद की तहकीक ने साबित किया कि इन खुशबुओं में जहरीले बैक्टीरिया, फंगस और आर्सेनिक जैसे अज्जा शामिल थे। हो सकता है कि ये मकबरे को चोरों से बचाने के लिए एहतियातन रखे गए हों। गोया जहरीली खुशबू सिर्फ दुश्मनों के लिए ही नहीं, मौत के बाद भी मुहाफिज बनकर साथ रहती थी। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के माहिरीन ने मिस्र के कदीम इतनी मर्तबानों पर तहकीक की। केमिकल तजज़िये से मालूम हुआ कि इनमें न्यूरॉन ब्लॉक करने वाले जहर मौजूद थे। सिर्फ चंद कतरे इंसानी दिमाग के लिए मुहलिक साबित हो सकते थे। खुशबू का कोई ज़ाहिरी असर नहीं था, मगर अंदर से कातिल थी। ये बात आज की साइंस को हैरत में डाल देती है कि 3000 साल पहले मिस्र के लोग इतनी आला केमिकल समझ रखते थे। आज भी बाज़ पुराने ख़ानदान जो मिस्र के जनूबी इलाकों में रहते हैं, इन खुशबुओं की तरकीबें सीना बसीना मुंतकिल करते हैं। वो इन खुशबुओं को रूहों से राबता, दुश्मन पर जादू या मोहब्बत में काबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक मिस्री बुजुर्ग इतरी साज ने एक बार कहा था, खुशबू अगर दिल को जीत सकती है तो दिल तोड़ भी सकती है, और अगर चाहो तो मार भी सकती है। कदीम मिस्र की खुशबू सिर्फ महक न थी, वो एक मुकम्मल ज़ुबान थी, एक खुफिया पैगाम, एक खामोश ऐलान जंग, एक गैर महसूस हथियार। वो रुमाल पर भेज दी जाती, तुप्पे में दी जाती या एक नज़र में सूंघ ली जाती, और चंद दिनों बाद सिर्फ मौत बाकी रह जाती। आज भी बाज़ खुफिया एजेंसियों और फौजी तहकीकाती इदारों ने परफ्यूम में जहरीले केमिकल मिलाकर मखसूस अहदाफ को बेअसर करने के तरीके अख्तियार किए हैं। मिसाल के तौर पर रूस और शुमाली कोरिया जैसे ममालिक पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने खुशबू या स्प्रे के ज़रिए दुश्मनों को नुकसान पहुँचाया। इसी तरह 1995 में जापान की टोक्यो सबवे हमले में जो जहरीली गैस इस्तेमाल की गई, उसके अज्जा ऐसे थे जो खुशबूदार केमिकल के साथ मिलाए जा सकते हैं। ये सब हक़ाइक़ इस बात को साबित करते हैं कि कदीम मिस्र का जहरीला इत्र आज भी एक मॉडल समझा जाता है।